अगला क्वेश्चन है आपका, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक तो प्रतिबल बटे विकृति होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। ये आपको हो जाएगा बल एवं दाब। बल एवं दाब का विमीय सूत्र समान नहीं होता है। बल का विमा होता है mlt2 होता है और दाब का होता है mlt-1 t-2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है ये आपको सूर्य एवं पृथ्वी की बीच की दूरी से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, तो वो आपको विकृति है। अगला क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, ये आपको द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। बल, वेग, संवेग, कोणीय संवेग ये सब जो है सदिश राशि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशि है, बताना है किसमें से कौन जो है अदिश राशि है। तो यहाँ पर आपका ऊर्जा जो है ये एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिणाम होता है, इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा इसमें नहीं होता है। कुछ जो है अदिश राशि के उदाहरण में चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो बताना है यहाँ पर कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। एग्जाम्पल में वेग, बल, संवेग इत्यादि। तो यहाँ पर आपका संवेग आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। यहाँ पर आपको आयतन जो है एक सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि के कुछ उदाहरण चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सदिश है, बताना है इसमें से कौन जो है सदिश राशि है। तो सदिश राशि जो है वे आपको वेग है, क्योंकि वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे ही हम लोग जो है सदिश राशि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न की परिभाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न की परिभाषा नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आपको द्रव्यमान जो है व्युत्पन्न की परिभाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का सही सूत्र कौन सा है। तो त्वरण का सही सूत्र है आपको a=v-u/2। गति का प्रथम नियम होता है v=u+at। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो ये आपको जो है द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, क्योंकि संवेग बराबर आपको होता है, संवेग p बराबर आपको होता है mv। संवेग p बराबर आपको mv होता है। और जब संवेग और वेग का अनुपात कीजिएगा तो संवेग आपका हो गया p=mv। और इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आएगा
संवेग और आगे आप आइएगा तो संवेग और वेग करने पर संवेग पी इक्वल टू एम भी हो गया, और बटे में यदि आप वेग करते हैं तो वेग मतलब क्या हो गया आपको यहाँ पर भी हो गया। यहाँ से जब वो कटेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, केवल और केवल एम मिलेगा। एम मिलने के मतलब आपके पास केवल और केवल क्या मिला, द्रव्यमान मिला। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो इसका होगा कोणीय गति। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा, तो यहाँ पर कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन है, फिर से सुनिए। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी क्या होगी। यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी क्या होगी। त्वरण दोगुना होगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 जो कि हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर जो है वेग जो है भी है, यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पर यदि आप कर देते हैं वेग को दोगुना यदि आप कर देते हैं, मतलब कि एम इंटू वी के जगह पर 2v कर देंगे, तो देख लीजिए आपको यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो 4 mv आएगा, जो कि यहाँ पर 4 गुना बढ़ जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखा जाए कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार के अंतर होता है। किसी पिंड के भार तथा द्रव्यमान का अंतर होता है, क्या होता है, क्योंकि द्रव्यमान जो है हमेशा स्थिर रहता है और भार पर परिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार हमेशा बदलते रहता है, यह जी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, फिर से सुनिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है आपको न्यूटन के गति के विषय का प्रथम नियम है। न्यूटन के गति का पहला नियम यह भी है कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक इससे कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से है गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, इससे बल की परिभाषा भी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, ये आपको बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित पिंड द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबद्ध बल है। यह है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। न्यूटन के गति का तीसरा नियम है ईच एक्शन हैज़ देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के इस नियम को इस्तेमाल करके संवेग संरक्षण के नियम का भी वर्णन किया, लेकिन
असल में संवेग संरक्षण का एक अधिक मूलभूत सिद्धांत है। क्योंकि कई उदाहरण में जिसमें संवेग संरक्षित होता है लेकिन तृतीय नियम मान्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। ये आपको न्यूटन के गति के तीसरा नियम है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम मैंने अभी बताया, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम, कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था एक समान गति अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना जो है न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है, तो ये आपको न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि किसी बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए, यह कथन न्यूटन का है। अगला क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जाता है, तब बल की जो परिभाषा है वो आपको गति के पहले नियम से मिलती है कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनाए रखना चाहती है, एक समान गति अवस्था में है सीधी रेखा में तो एक समान गति अवस्था में बनाए रखना चाहती है। अगला क्वेश्चन है आपको कि किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। किसी पिंड का वह गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम एक समान गति में स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, वह को जड़त्व बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो ये आपको जो है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अगला क्वेश्चन है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो ये आपको समझा सकते हैं आप न्यूटन का पहला नियम से। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपको न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। ईच एक्शन है देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है कि अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। ये आपको विराम जड़त्व है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपनी एक समान गति अवस्था या विरामावस्था बनाए रखना चाहती है जब कोई बाह्य असंतुलित उस पर न लगाया जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों
हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है तो वह जो है बॉल विरामावस्था में आ सकती है। इसीलिए अगला क्वेश्चन है कि बल का गुणनफल है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है बल का गुणनफल है, तो बल आपको पता है F बराबर क्या होता है, m और a होता है। F बराबर ma होता है। यहाँ किसका मतलब है, बल जो है m मतलब द्रव्यमान, a मतलब त्वरण, मतलब बल जो है ये द्रव्यमान और त्वरण का क्या है, गुणनफल है। बल एक सदिश राशि भी है। बल किस न्यूटन के दूसरे नियम में संवेग परिवर्तन के दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ध्यान रखना है कि न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार जो है वो घट जाता है, लेकिन मात्रा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो g का मान क्या होगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो g का मान क्या होगा। तो इसका हो जाएगा g का मान यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि W इजकल टू होता है mg, कि W इजकल टू होता है mg। और जब हम ध्रुवों की जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, g का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का वजन क्या होता है। तो कहाँ पर अधिकतम होता है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल जा सकता है। बताना है आपको कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक क्यों उछल जाता है। ये आपको हो जाएगा कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन है कि 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने पर किया गया कार्य क्या होगा। क्वेश्चन है आपके पास कि 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने पर किया गया कार्य क्या होगा। तो आपको पता है कार्य बराबर W बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा। ये आपको होता है Fs cos थीटा। यहाँ पर जो है F की वैल्यू तो मान लेते हैं कि आपके पास कुछ भी हो, इसके बाद एस की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन cos थीटा यहाँ पर वस्तु को ज़मीन से ऊपर रखा गया है तो यहाँ पर cos थीटा मतलब यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू आपको 0 डिग्री हो जाएगी, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री हो जाएगी। और आपको पता है कि जब cos थीटा 90 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर टोटल किया गया जो कार्य होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि W बराबर होता है Fs cos थीटा। और जब वस्तु को ज़मीन से ऊपर ले गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है जो कार्य हुआ है वो वस्तु यहाँ पर है, और ये जो है इसको इतनी ऊंचाई पर उठाया गया है। इन दोनों के बीच की जो एंगल हो गई वो आपको 90 डिग्री हो गई। और आपको पता है W बराबर होता है Fs cos थीटा। यहाँ पर cos थीटा की जो है थीटा के पर 90 हो गया और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इस वजह से यहाँ पर जो है कार्य का मान जो है आपको 0 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर की दीवार को धक्का देता है। एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है। एक व्यक्ति की
एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है तो वह आपको शून्य कार्य करता है, क्योंकि कार्य बराबर W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर एस मतलब विस्थापन, यहाँ पर कोई विस्थापन ही नहीं हुआ, दीवार हिला ही नहीं, तो यहाँ पर कार्य भी क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थित्व बढ़ाने के लिए वह व्यक्ति जो है आगे की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है, क्यों? पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, क्योंकि इसके गुरुत्व से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जो पानी होता है वो जम जाता है, पानी जमने के बाद उसकी आयतन बढ़ जाती है जिसकी वजह से पाइप फट जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन जो है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो यहाँ पर आपको आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? ये जो है नाव के उस भार के वेग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? यदि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो यहाँ पर आपको गति का पहला नियम लागू होता है, क्योंकि वो पहला नियम है कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक से उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लकड़ी के सिलेंडर पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है
तब जहाज़ का स्तर जो है थोड़ा ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो इसका आंसर होगा कि लोहे के घनत्व पानी के घनत्व है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। अगला क्वेश्चन है